फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो ये आपका जो गेस्ट पेपर है ना आज का, A1 क्वालिटी का है, मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ज्यादा बात न करते हुए। आप है मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। कहां पर? आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। फिजिकल एजुकेशन का पहला गेस्ट पेपर हमारा आ चुका है। बस 70 नंबर है, 70 नंबर पाने हैं हमें। ये जो सैम्पल पेपर्स हमारे हैं बेसिकली गेस्ट पेपर, ये आपकी प्रैक्टिस को ना बहुत ज्यादा इंप्रूव करेंगे, ताकि आपका माइंडसेट बिल्कुल तैयार हो जाए पेपर के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, ये सबको ऑलरेडी पता है, पेपर पैटर्न में आपको बता चुका हूं। शुरू करते हैं हम लोग कहां से? हमारे फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू से बात करते हैं हम लोग। हाउ मेनी टोटल मैचेस विल बी प्लेड इन अ नॉकआउट फिक्सचर ऑफ 19 टीम्स? 19 टीम्स खेल रही हैं नॉकआउट फिक्सचर, नॉकआउट फिक्सचर, ठीक है। कितने मैचेस होंगे बताना है आपको। फॉर्मूला आपको पता है, n-1 फॉर्मूला है हमारा। तो देखा जाए तो कितने बैठते हैं, 19 में से बन गए 18। तो सबसे पहला आंसर आ गया हमारा 18, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। द नॉकआउट टूर्नामेंट इज एन एलिमिनेशन टूर्नामेंट, एग्री। इन नॉकआउट टूर्नामेंट विनर ऑफ ईच मैच एडवांसेस इन द टूर्नामेंट एंड द लूजर गेट्स एलिमिनेटेड। जो जीता वो आगे गया और जो हारा वो टाटा। जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वो बंदर। तो बात तो ठीक है, रीजन भी ठीक है अपना। तो ए एक्यूरेट रहेगा हमारा आंसर कि असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और बिल्कुल सही से एक्सप्लेन करा गया रीजन में असर्शन को, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है हमारा। मैच करना है आपको, मैच बहुत इजीली सोच समझ के मैच करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉकनी। नॉकनी का आंसर में से क्या है? क्या नॉकनी इंक्रीज एग्रीगेशन है, वाइड गैप है, नीज टच ईच अदर है, या इनवर्ट कर्वेचर ऑफ स्पाइन है? तो बेटा सबको पता है नॉकनी में क्या होता है, नीज टच ईच अदर इन अ नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन, इसको नॉकनी कहते हैं, सब जानते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का तो आंसर थर्ड है, पक्की बात है। फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड, ये गारंटी है फर्स्ट का थर्ड। फर्स्ट का थर्ड वाला एक ही ऑप्शन है हमारा, ए। तो देखो सिर्फ एक आंसर से पूरा क्वेश्चन, ठीक, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर डेवलपिंग मसल्स व्हिच न्यूट्रिएंट शुड बी इंक्रीज इन डाइट? मसल्स डेवलप करने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट बढ़ाना है, सबको पता है, बहुत अच्छे से जानते हैं सब लोग। इसका सही आंसर सबको पता है, कौन सा है भाई बताओ? क्या इसका आंसर विटामिन है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है? सब जानते हैं इसका आंसर क्या है, प्रोटीन्स। नेक्स्ट आसन आइडेंटिफाई करना है, कौन सा आसन है? क्या ये पश्चिमोत्तानासन है, हलासन है, वज्रासन, धनुरासन है? सब जानते हैं इस आसन का नाम है हमारे पास क्या, हलासन। सब चीजों का हल इसमें है, हलासन। नेक्स्ट, विच आसन इज लाइक कोबरा? कोबरा कौन सा है आसन भाई? ये भी बहुत अच्छे सब लोग जानते हैं। ये जो कोबरा पोज है हमारा, इसको हम लोग जानते हैं भुजंग आसन के नाम से, ठीक है। तो इसका सही आंसर है भुजंग आसन। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, भुजंग आसन का दूसरा नाम है कोबरा पोज है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, डेफलिम्पिक्स गेम वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर? डेफलिम्पिक कब ऑर्गेनाइज हुए थे? ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है हमारा, सिंपल क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है 1924, ध्यान रख के चलेंगे। आप लोग भी ऑब्वियसली बात मेरे साथ इन सारे आंसर्स को रिवाइज कर रहे हैं और दे रहे हैं अपने आंसर्स को, मुझे पूरा विश्वास है। ऐसे ही सारे आंसर्स को देते जाइए ताकि सारे के सारा आपको जो टॉपिक है वो बिल्कुल तैयार हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेनार्च इज डिफाइंड एज एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, या मिसिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल? इनमें से क्या आंसर है इसका, सोचो एक बारी, क्या है इसका सही जवाब? मेनार्च इनमें से किसको कहते हैं? सोच समझ के जवाब दे। इसका सही आंसर आपको पता है, बहुत इजी है वाला क्वेश्चन हमारा, इसको हम कहते हैं बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन है? सोच समझ के बताओ। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना, मुझे मजा आएगा। कमेंट सेक्शन में इंतजार करेंगे आपके कमेंट का कि इनमें से या कौन कौन से आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत अच्छे से पता है इस बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग आ गया। फिर हमें आपको बताना है प्लेट टैपिंग टेस्ट, पुशअप, पार्शियल कलअप, मॉडिफाइड पुशअप, ये किस किस के लिए होता है, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल सा बताऊं तो मॉडिफाइड पुशअप होता है गर्ल्स के लिए। इसका ना फोर्थ का आंसर तो थर्ड है, फोर्थ का आंसर थर्ड है, फोर्थ का आंसर थर्ड है। इसका ना सिर्फ एक आंसर है, ए वाला, ठीक है। बाकी भी आपको ऑलरेडी पता है इसके अंदर, ठीक है। सो ये बहुत सिंपल है। ऐसी पुशअप बॉयज के लिए होता है, ठीक है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ बॉयज। तो आप कोई भी एक को सही से मैच कर लो अच्छे से और बाकी उसके हिसाब से आप अपने आंसर को रेडी करो। एक बार टैली जरूर कर लेना मैच करके कि भाई सही से मैच हो रहे नहीं हो रहे हैं। आप ऐसे करके आंसर दे सकते हैं, क्विकली आपका आंसर आ जाएगा और बहुत इजीली आप आंसर दे पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी? कौन सा फिजियोलॉजिकल फैक्टर है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करता है?
आई रिपीट, फिजियोलॉजिकल फैक्टर पूछा गया, ध्यान रख के चलेंगे। क्या है? बॉन्ड डेंसिटी है, ज्वाइंट स्ट्रक्चर है, कार्डिक आउटपुट है, टाइलर वॉल्यूम है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, ध्यान रख के चलेंगे। फिजियोलॉजिकल फैक्टर आपसे पूछा गया। तो क्या है फिजियोलॉजिकल फैक्टर? जो कि फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करता है। फ्लेक्सिबिलिटी बेटा सबसे ज्यादा इफेक्ट पता किससे होती है? ज्वाइंट स्ट्रक्चर से। आपकी बोन डेंसिटी कैसी है, बोन ज्यादा मजबूत है या हल्की है या मोटी है या पतली है, उससे आपके ऑब्वियस ही बात है फ्लेक्सिबिलिटी का फर्क नहीं पड़ता। कार्डिक आउटपुट आपको पता है, ऑब्वियस ही बात है, उससे हमारा ऑक्सीजन अपटेक रहता है सारा का सारा। टाइडल वॉल्यूम भी ऑक्सीजन से रिलेटेड है, तो उससे फ्लेक्सिबिलिटी को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। फ्लेक्सिबिलिटी इफेक्ट होती है ज्वाइंट स्ट्रक्चर से, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, द एबिलिटी टू टॉलरेट हायर कंसंट्रेशन ऑफ डैश कैन हेल्प इन इंप्रूविंग एंड्योरेंस परफॉर्मेंस। देखो एंड्योरेंस को इंप्रूव करना है तो किसको आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा या किस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं? वो बेटा हमारे पास पता क्या है? सिर्फ एक एसिड है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको अगर आप कंट्रोल कर लें तो आपका एंड्योरेंस बहुत इंप्रूव हो जाएगा। उस एसिड का नाम है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का मतलब है जब आप एनारोबिक एक्टिविटीज करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है ना, वो अपने आप ही रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, और रिड्यूस होने के पीछे रीजन है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जितना ज्यादा फॉर्म होगा, आपका ग्लाइकोजन या ग्लूकोज लेवल रिड्यूस होगा, आप उतना ज्यादा थका हुआ महसूस करेंगे, तो आपको एनर्जी को बूस्ट अप करने की नीड पड़ती है। ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। तो लैक्टिक एसिड है, अगर आपको एंडोरेंस इंप्रूव करना है तो लैक्टिक एसिड पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इफ अ बॉल इज हिट एंड स्टॉप बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच लॉ ऑफ मोशन। चलिए सोच समझ के बताएंगे। बॉल आपने हिट करी और वो ग्राउंड पे चलते चलते मतलब रेंगते रेंगते रुक गई, कुछ देर के बाद आपको बताना है कौन सा लॉ ऑफ मोशन इसमें अप्लाई होता है, सोच समझ के बताना। तो इसका सही आंसर क्या? वो लॉ ऑफ इनर्शिया, एक्सेलरेशन है, एक्सटेंशन है, कौन सा है? तो इसका सही जवाब है लॉ ऑफ इनर्शिया। ये जो कुछ क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं हमारे जिसका आंसर हो सकता है गूगल पे कुछ और हो, कहीं पे कुछ और हो, कहीं पे कुछ और हो, बुक में कहीं और हो ना। वैसे इसका जो सही आंसर सीबीएसई से प्रिस्क्राइब करा गया है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ध्यान रख के चलेंगे। ये जितने आंसर मैंने आपको बताए ये सब के सब आंसर सीबीएसई से प्रिस्क्राइब हैं, मतलब सीबीएसई ने इन क्वेश्चन के आंसर ये बोले हैं, ये कहे हैं, हम आपको वही बता रहे हैं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, ताकि आप पेपर अटेम्प्ट करते हुए इवन जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके भी आपको आंसर दिखाऊंगा सारे के सारे, ताकि माइंड में एक इमेज सेट हो जाए कि आपको इन आंसर को इस तरीके से सोच के चलना है। ये बहुत जरूरी है इमेज सेट करना, क्योंकि उसी इमेज का रिफ्लेक्शन आपके पेपर में आप दिखा के आने वाले हैं। ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट फ्रिक्शन प्लेज द लीस्ट इंपॉर्टेंट रोल। ओके, इनसा कौन सा स्पोर्ट ऐसा है जिसमें फ्रिक्शन का सबसे कम रोल है? आई रिपीट, ऐसा कौन सा स्पोर्ट है जिसमें फ्रिक्शन का सबसे कम रोल है? ठीक है, कार रेस में, फुटबॉल में, हॉकी में या आइस स्केटिंग में? तो बेटा इसका सही आंसर पता क्या है हमारा? इसका आंसर है आइस स्केटिंग। देखो सरफेस का बड़ा फर्क पड़ता है। आइस स्केटिंग आपकी आइस पर होती है, ठीक है, और उसमें क्या है बेसिकली फिसलना ही है, जितना ज्यादा फिसलेंगे उतना ज्यादा आइस स्केटिंग हमने देखी है, उसमें फिसलना ही है भाई। उसके अंदर जो कैरम जैसी रिंग होती है उसको भी फिसलना ही है अपना, हॉकी स्टिक की तरह एक स्टिक होती है, और सारे के सारे स्केट्स लेके, आइस स्केट्स लेके प्लेयर्स चल रहे होते हैं उस बेसिकली जैसे बॉल होती है, जैसे आपने हॉकी देखी है, बस समझ लो आइस हॉकी ही मान लो, एक तरीके से यही होती है। ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। तो दैट इज कॉल्ड आइस स्केटिंग हमारी, और ये तो वही रिंग वाली है सारी की सारी। आइस हॉकी, आइस स्केटिंग ये बहुत कॉमन है अपना। वो स्केटिंग के अंदर आपके करतब दिखाते हैं ना कुछ प्लेयर्स जो है अलग अलग चीजें करके दिखाते हैं रिंग के अंदर, दैट इज आइस स्केटिंग। ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन इज रिलेटेड टू। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन का रिलेशन किस चीज के साथ है? क्वेश्चन आपका है, बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका अपना। क्या इसका रिलेशन डिफीट को एक्सेप्ट करना है, गोल अचीव करना है, परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, या फिर किसी को मारना है कुछ गेन करने के लिए? तो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन का मेन पर्पस होता है बेटा गोल अचीव करना। गोल अचीव करना इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन का मेन एम होता है। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है हमारा, ये भी असर्शन रीजन है। एग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इज नेसेसरी फॉर एन इंडिविजुअल टू लिव एंड स्ट्रगल फॉर हायर अचीवमेंट। बात तो सही है, असर्शन बिल्कुल सही है। एग्रेशन इनहेरेंट है, बहुत जरूरी है, और हर इंसान के अंदर हो जाता है, और ये गोल अचीव करने में हेल्प करता है, आपको पता है। उसके बाद एग्रेशन इज इनएविटेबल एंड इनसेपरेबल इन स्पोर्ट एक्टिविटीज। एग्रेशन को ना तो अवॉइड करा जा सकता है और ना आप इसको किसी तरीके से जो है पोस्टपोन कर सकते हैं। ये अचानक आ जाता है, ये अचानक से ही उत्पन्न हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, और आपको इसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो बात ठीक है, बिल्कुल दोनों रीजन एक्यूरेट हैं। असर्शन रीजन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके चल रहे हैं, इसलिए ए रहेगा इसका सही आंसर। ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ एंडोरेंस। इनमें से कौन सा एंडोरेंस का टाइप है? क्या वो स्टैटिक है, डायनेमिक है, स्पेसिफिक है, रिलेटिव है? तो बेटा इसका आंसर हमारे पास क्या रहता है? स्पेसिफिक। तो एंडोरेंस जो है स्पेसिफिक एंडोरेंस नाम का एक एंडोरेंस होती है,
इस बात को ध्यान रखे चलेंगे। स्टैटिक, डायनामिक, रिलेटिव कोई एंडोरेंस नहीं है, स्पेसिफिक एक एंडोरेंस है, ध्यान रखेंगे। टाइप ऑफ एंडोरेंस में आपने इसको बात को पढ़ा होगा। नेक्स्ट, विच कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी इज रिक्वायर्ड इन गेम्स लाइक जूडो एंड रेसलिंग। जूडो एंड रेसलिंग में आपको किस टाइप की कपलिंग या कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी चाहिए? तो आंसर मेरे मुंह से निकल चुका, वैसे इसका आंसर है कपलिंग एबिलिटी। कपलिंग एबिलिटी हमारा सही आंसर रहेगा। कपलिंग एबिलिटी मींस एक ऐसी एबिलिटी जिसमें आपको सारी बॉडी के पार्ट्स की मूवमेंट्स को कपल अप करके फाइट या उस फंक्शन का एग्जीक्यूट करना है। तो जूडो रेसलिंग में आपके बॉडी के सारी की सारी फंक्शनिंग पूरी चलती है, इसलिए इसको कपलिंग एबिलिटी के अंदर डालते हैं। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा सेक्शन भी आ चुका है। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको, एक एक करके क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, इनके आंसर भी आएंगे आपके सामने। आप इनको फटाफट जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे, इनके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी हमें सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे ताकि आप आगे भी सैंपल पेपर कर पाए। एंड लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। कोई से बता दो, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, जो आपको अच्छी लगती है वो बता दो, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, जो बताना हो बता दो, डिटेल में एक्सप्लेन करना बेटा, आपको ध्यान रखे चलना, ठीक है, भूलना मत। अगला, हाउ वी कैन से दैट प्रोटीन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डाइट। प्रोटीन क्यों जरूरी है, प्रोटीन की इंपॉर्टेंस बता दो। दैट इज बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग फाइबर है अपना, ठीक है, और सारे के सारे डाइट को इंप्रूव करता है। हमारी ये इंपॉर्टेंस होगी प्रोटीन की एक तरीके से, ध्यान रखे चलेंगे। स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है, ठीक है, उसके बाद सेल्स को रिपेयर करता है, मसल फाइबर को बिल्डअप करने में हेल्प करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है, बॉडी टिश्यू को, इसके अलावा इम्यून मेडिसिन मैकेनिज्म को भी स्ट्रॉन्ग करता है। ये सब कुछ बॉडी बिल्डिंग फाइबर है, पता है आपको। नेक्स्ट हमारे पास, मेंशन द टेस्ट परफॉर्म ऑन 9 to 18 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप इन साई खेलो इंडिया फिटनेस। साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट आपको पता ही है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेस्क्राइब जो टेस्ट है आपको पता है ऑलरेडी। उनमें से आपको बताना है, जिनमें से सबसे पहला बीएमआई है, बीएमआई निकाल लेना, बहुत ईजी है। तो चलो मैं आपको टेस्ट दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं। सबसे पहले बॉडी कॉम्पोजिशन बीएमआई का है, फिर स्ट्रेंथ के लिए है एब्डोमिनल, पार्शियल कलअप, मस्कुलर एंडोरेंस के लिए पुशअप फॉर बॉयज है, मॉडिफाइड पुशअप गर्ल्स के लिए है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सिट एंड रीच टेस्ट है, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस के लिए 600 मीटर रन एंड वॉक है, और स्पीड के लिए 50 मीटर डैश है, ठीक है। ये बता देता हूँ, 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, तो आपको मेंशन द टेस्ट परफॉर्म, मेंशन मतलब सिर्फ मेंशन करना है, ठीक है, और कोई सा एक्सप्लेन करना है। तो 2-3 टेस्ट के नाम लिख दो और बाकी एक्सप्लेन कर दो, जो आपको इजी लगता है वो कर दो, क्योंकि 2 नंबर का ही है, तो जो सबसे इजी लगे उसके बारे में आप 3-4 लाइन में एक्सप्लेन कर दो, बस दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लिस्ट डाउन द टाइप ऑफ बोन इंजरीज। बोन इंजरीज में फ्रैक्चर के टाइप हैं, जितने भी ऐसे बता दो, डिसलोकेशन है या फ्रैक्चर है, उसके बारे में बता दो कौन कौन से हैं। जो आपको अच्छा लगता है वो फ्रैक्चर बता दो, ग्रीन स्टिक है, कम्युनिटी है, ट्रांसफर्स है, जो अच्छा लगे आपके लिए। डिटेल आपकी मैं इसलिए डिटेल नहीं दे रहा हूं क्योंकि यहां पर क्या है, हर बच्चे ने अपनी डिटेल अलग अलग याद कर रखी है। किसी ने किसी बुक को प्रेफर करा है, किसी ने किसी बुक को प्रेफर करा है। जिसने जो बुक से पढ़ा है उससे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर आपने अब तक किसी बुक को प्रेफर नहीं करा, बिल्कुल भी आपको नहीं लगता कि यार किसी बुक से याद होगा और आपको याद करने में सच में दिक्कत आ रही है, तो आप एक बार जरूर, आई रिक्वेस्ट आपसे, हमारे फिजिकल एजुकेशन के नोट जरूर देखना। हमारी ऐप पर अवेलेबल है कोर्स के रूप में अवेलेबल। एक बार देखो, उसमें कुछ फ्री कंटेंट भी आप देखो तो सही। अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये वर्थ इट है, खरीदने लायक है, तो खरीदना, नहीं तो किसने कह रही है जबरदस्ती खरीदने के लिए। एक बार देखो तो सही, जो फ्री अवेलेबल है उसको देखो, रीड करो। आपको लगता है कि इसकी लैंग्वेज आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है, ये बहुत जरूरी है। फिजिकल एजुकेशन में हाईफाई लैंग्वेज कभी नहीं लिखनी, बिल्कुल भी सिंपल लैंग्वेज लिखो, पॉइंट्स में लिखो, थोड़ी प्रेजेंटेशन के साथ लिखो, नंबर बहुत अच्छे आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप इन बातों को नोट कर रहे हैं और इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। What do you understand by the term goal setting? गोल सेटिंग मतलब पता ही है, ऑब्वियसली बात है, गोल सेट करना है, क्योंकि बिना गोल के आपको पता नहीं चलेगा कि आप मोटिवेट नहीं हो सकते, इंस्पायर नहीं हो सकते, इंड्यूस नहीं हो सकते, अपने एफर्ट्स को चैनलाइज नहीं कर सकते। इसलिए गोल सेटिंग बहुत जरूरी है। विदाउट गोल अ पर्सन कांट इंड्यूस और इंस्पायर, गेट इंस्पायर्ड फॉर अचीविंग इट। तो गोल होना बहुत जरूरी है। सो इसलिए गोल सेटिंग करनी पड़ती है कि आप क्या गोल अचीव करना चाहते हैं, ध्यान रख के चलेंगे। ये आपकी मोटिवेशन स्ट्रेटजी के अंदर भी आता है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। आपके एफर्ट्स को, परसिस्टेंस को मोटिवेट करता है, और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं गोल, ये उसकी डिटेल है, आप एक बार पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, आपके सामने सारी डिटेल आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा, फ्लेक्सिबिलिटी मीनिंग, उसके टाइप। फ्लेक्सिबिलिटी पता ही है, बेसिकली मूवमेंट्स को हायर से हायर लेवल तक करना ही फ्लेक्सिबिलिटी है। और उसके 2 टाइप आपको बताने हैं, कोई से बता दो यार, एक्टिव भी होता है, पैसिव भी होता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग, एक्टिव, पैसिव, ये आपको पता ही है टाइप्स। मीनिंग, डेफिनेशन, जो जिसने याद कर रखी है, जहां से याद कर रखी है वहीं से लिखेंगे। और फ्लेक्सिबिलिटी को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है आप वो भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो अपना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन सी, आपको कोई से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इसके अंदर। स्पेसिफाई द पर्पस ऑफ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड फॉर कम्युनिटी सर्विस। अब ये रन फॉर यूनिटी, रन फॉर फन, ये टारे के
कुछ भी आप लिख दो जो आपने याद कर रखे हैं ऑलरेडी, हमारे फर्स्ट चैप्टर से बिलोंग करते हैं। तो रन फॉर यूनिटी, रन फॉर फन, ठीक है, रन फॉर किसी स्पेसिफिक कोज के लिए, जैसे एग्जांपल आप नेशनल स्पोर्ट्स डे पर, ठीक है, प्रोग्राम होते हैं अपना, ये सब उनमें से किसी के बारे में भी आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या लिखना है एक बार आप पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहें तो एक छोटा सा एग्जांपल है उसका अपना, जो पर्टिकुलर रन अवेलेबल होते हैं हमारी, ठीक है, खासकर ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट हमारा, व्हाट आर द हेल्थ प्रॉब्लम फेस बाय द वुमेन ड्यू टू फीमेल एथलीट ट्रेट्स एंड इट्स स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक परफॉर्मेंस। ओके, आपको बताना है फीमेल एथलीट ट्रेट का क्या इंपैक्ट पड़ता है फीमेल की परफॉर्मेंस पर, स्पोर्ट परफॉर्मेंस पर बेसिकली। तो क्या हो जाता है, तो सबसे पहले बोन डेंसिटी ऑब्वियस ही बात है रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अपना, तो ये हमारे कुछ कॉमन आ सकते हैं, ठीक है, तो इंजरी के चांस बढ़ जाते हैं, टायर्डनेस फील रहती है, उसके बाद ब्रेथ मतलब सांस फूलने लग जाती है बहुत ज्यादा, स्टमक पेट में दर्द रहना, मसल वीकनेस हो जाती है, बोन वीक हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज्यादा है, इंसान अपने आप को थका थका महसूस करता है, हर चीज में हारा हारा सा महसूस करता है, दैट इज साइकोलॉजिकल इफेक्ट। आपको हारना नहीं, आपको जीतना है, अच्छे से अटेम्प्ट करना है पेपर को, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट इन डिटेल द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पैरालंपिक कमेटी। पैरालंपिक कमेटी ऑब्वियसली बात है, मीनिंग बता देना पहले तो, पैरालंपिक क्या है पता ही होगा सबको, वैसे पैरेलल ओलंपिक है बेसिकली, ओलंपिक के पैरेलल चलने वाले गेम्स को पैरालंपिक कहते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो बेसिकली हमारे स्पेशल नीड्स वाले लोग हैं या कह सकते हैं, उनके लिए भी एक तरीके से गेम्स ऑर्गेनाइज करे जाते हैं ताकि वो भी पार्टिसिपेट कर पाएं, ठीक है, और इसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह को प्रमोट करता है, वर्ल्ड वाइड पैरा स्पोर्ट्स को प्रमोट करता है, अनलॉफुल डिस्क्रिमिनेशन के साथ, किसी भी बेस पर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, डिसेबिलिटी, रेस, स्किन कलर, किसी बेस पर नहीं है, हर इंसान जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके कुछ बस कंडीशंस हैं, अगर आप वो कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं तो ही आप ये गेम खेल सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते, बिल्कुल भी ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है डिफरेंस या डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, राइट। सिंपल है यार, ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सबको बहुत अच्छे से पता है। न्यूट्रिटिव में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो डालना है ये सब कुछ लिख सकते हैं आप, लिखना चाहे तो विटामिन वगैरह। नॉन न्यूट्रिटिव में आपका वाटर आता है, रफेज आता है, फूड पिगमेंट आते हैं, ये सब आते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, कलर पिगमेंट वगैरह आप इनके बारे में लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये एक अच्छा डिफरेंस है आपके सामने, तो आप इसे लिखना चाहें, आपको लगता है अच्छा है तो आप इसको याद कर सकते हैं। 3 नंबर के हिसाब से बहुत है, 3 नंबर में आ सकता है, अच्छा टॉपिक है, पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा आ चुका है, with the help of suitable sports example the explain the application of Newton's third law of motion। अरे तो बहुत सिंपल है यार, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको पता है स्विमिंग में सबसे अच्छे से एप्लीकेबल होता है, स्विमिंग वाला सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका, कि जितने ज्यादा फोर्स के साथ स्विमर जो है वाटर को बैकवर्ड पुश करेगा, उतने ही फोर्स के साथ वाटर स्विमर को फॉरवर्ड पुश करेगा, बस यही लिखना है, इसके अंदर कुछ नहीं लिखना, बहुत बढ़िया है हमारा। और अगर आप इसको सिंपली बनाए, मतलब अगर इतना ज्यादा टफ या आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो आप ऐसे बना लेना यार, डायग्राम, ये वॉल है, ठीक है, जितने फोर्स के साथ स्विमर जो है वाटर को बैकवर्ड पुश करेगा तो लिखना है वाटर पुश बैकवर्ड और स्विमर पुश फॉरवर्ड, ऐसे करके बना दोगे तब भी चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा बस बता देना कि वॉल है, ये सारा वाटर है अपना, थोड़ा सा आइडिया लेके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट, हाउ कैन वी एनहेंस द परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ सेल्फ टॉक एंड सेल्फ स्टीम। सेल्फ टॉक सेल्फ स्टीम दोनों हमारे बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसके अंदर अपना डिटेल में आप लोगों ने इन टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अपने आप से बात करना और अपनी एस्टीम, अपनी इच्छाओं को पूरा करना, इच्छाओं को पहले बताओ कि आपकी इच्छा क्या है, क्या टारगेट है आपके, वो गोल सेट करो, अपने आप से मोटिवेट करो, इंस्पायर करो अपने आप को कि मैं कर सकता हूं, 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 दैट इज सेल्फ टॉक। ध्यान रखे चलेंगे इस बात को, दोनों ही अच्छे टॉपिक हैं। ये 4 हमारे जो टॉपिक है, मेंटल इमेजरी, सेल्फ टॉक, गोल सेटिंग, इनको बहुत अच्छे से करके जाना। मैंने आपको पहले बताया इनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए इनको बहुत अच्छे से करके जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन डी हमारा, ये बेटा हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे, और 12 नंबर के आते हैं और बड़े सिंपल से होते हैं। पता क्या है, देखो अगर आप देखें ध्यान से सोचें तो 18 मार्क्स का आपके एमसीक्यू और 12 मार्क्स के आपके केस बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन भी आपके सारे एमसीक्यू आएंगे इस साल से, तो टोटल 30 मार्क्स के तो एमसीक्यू है। तो पास होने के लिए फिजिकल में चाहिए 70 में से अराउंड आपके 23 नंबर अप्रोक्सीमेटली, और 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आ रहे हैं। दिमाग की बत्ती जली ना, मुझे पता है जल चुकी है, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, एमसीक्यू तो तेरा भाई पूछ लेगा बहुत अच्छे। तो सबसे अच्छी बात पता क्या है, आपको किसी ने नहीं बताया कि फिजिकल एजुकेशन के पेपर में ना सेट नहीं होते, कोई सेट नहीं है फिजिकल एजुकेशन के पेपर में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस अपनी आंखों के इशारे ध्यान रखना, ABCD, बाकी तो फिर सब भगवान भरोसे है। तो मुझे पूरा विश्वास है कुछ दिमाग चल रहे हैं, ठीक है, तो चला लेना थोड़ा बहुत, अगर चला सको तो। चलो, बोर्डिंग कमेटी का फंक्शन बताना है कौन सा,
बोर्डिंग कमेटी क्या करती है भाई? बोर्डिंग कमेटी का काम क्या है? बोर्डिंग कमेटी। चलो, बोर्डिंग कमेटी का मेन काम है कि जो टीम्स आ रही है उनके स्टे का ध्यान रखे भाई, सबको सही से ठहराए, यही उसका बोर्डिंग काम है और कुछ नहीं काम है इसका। व्हाट इज द वर्क ऑफ सेरेमनी कमेटी? सेरेमनी कमेटी का काम क्या? ऑब्वियसली बात है, सेरेमनी कमेटी क्या करेगी? जो ओपनिंग सेरेमनी उसको सही से अरेंज करने की कोशिश करेगी भाई, सब कुछ अच्छे से अरेंज हो जाए। नेक्स्ट, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी शुड नॉट परफॉर्म। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी क्या नहीं करती? ये ध्यान रखना, कभी कभार ना ये नॉट वर्ड ना पढ़ा नहीं जाता, ये बहुत मुसीबत पैदा कर देता है, इसलिए बहुत सोच समझ के 2 बार क्वेश्चन पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं। फिजिकल एजुकेशन का पेपर बहुत बड़ा नहीं आता, 70 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का टाइम है, बहुत इजीली आई गारंटीड कि 1 आवर 30-40 मिनट्स के अंदर आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत टाइम है, आराम से इसलिए पढ़ लेना यार, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर अच्छा आने चाहिए, बस इसको ध्यान रखे चलना। नेक्स्ट, तो ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी क्या नहीं करती हमारी? तो ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी क्या नहीं करती? मील्स प्रोवाइड नहीं करती। टीम के मैचेस वगैरह रखना, उसके प्रॉपर ऑफिशिएटिंग रखना, फिक्सचर वगैरह सब उसका काम है। मील्स प्रोवाइड करने का काम ऑब्वियसली बात है इसका नहीं, रिफ्रेशमेंट कमेटी का होता है, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, कमेटी की एक रिक्वायरमेंट क्या है? परफेक्ट मैनर में इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, काम को बांटना, यूज करना सही से रिसोर्सेज को। ऑब्वियसली बात है, सीधी सी बात है, अपना काम को सही बांटना, ये सब कमेटीज बनाई जाती है इसके लिए अपना, तो भाई तो ऑल ऑफ दी अबव भी ठीक है यार, सब कुछ ठीक है इसमें। नेक्स्ट, हमारा फर्स्ट पैरालंपिक कब ऑर्गेनाइज हुए थे? सबको पता है क्या? ये 1960 है। सोचो सोचो सोचो, क्या 65 है, 70 है, 85 है? सही जवाब आपको पता है कौन सा है? 1960, ध्यान रख के चलेंगे। स्पेशल एजुकेशन इज अ ब्रांच ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विद। स्पेशल एजुकेशन किस चीज से डील करता है? बेसिकली स्पेशल एजुकेशन स्पेशल चिल्ड्रन के लिए नए नए करिकुलम डिसाइड करता है, उनके लिए एक तरीके से बुक्स, नॉलेज, मटेरियल, ये सब कुछ प्रोवाइड करता है, ताकि जो बच्चे हैं उनको भी नॉर्मल किड्स के साथ पैरेलल या सेम तरीके से उनको भी वो सब कुछ सिखाया जा सके, जो कि स्पेशल एजुकेशन के अंदर हम लोग स्पेशल बच्चों को सिखाते हैं। नॉर्मल बच्चे जो सीख रहे हैं, स्पेशल बच्चे वही सीख पाए, ये स्पेशल एजुकेशन का मेन फोकस है। तो आपको बताना है क्या करता है, तो इसका सही आंसर है इंस्ट्रक्टिंग डिजाइनिंग फॉर स्टूडेंट विद स्पेशल नीड। स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए सारा इंस्ट्रक्शन, डिजाइनिंग, ये सब कुछ काम करता है, ध्यान रख के चलेंगे। ओके, व्हाई इट इज कॉल्ड पैरालंपिक? पैरालंपिक को पैरालंपिक क्यों कहते हैं? वाह, बहुत बढ़िया सवाल है। तो ऐसा इसलिए मैंने आपको बताया था क्योंकि ये जो है ना पैरेलल चलते हैं नॉर्मल ओलंपिक्स के, इसलिए उसको पैरालंपिक कहते हैं, ध्यान रख के चलना इस बात को। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोटो ऑफ पैरालंपिक? पैरालंपिक का मोटो क्या है? ये तो सब जानते हैं यार, पैरालंपिक का मोटो सबको पता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। पैरालंपिक का मोटो है हमारा स्पिरिट इन मोशन। स्पिरिट इन मोशन, ध्यान रख के चलना। ये पैरालंपिक हो, स्पेशल ओलंपिक हो, डेफलिम्पिक हो, इन सब के मोटो पता होने चाहिए। इन सब का जो फ्लैग है या जो सिंबल है वो क्या है, वो सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड एमसीक्यू बेटा बहुत आते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से करके चलना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमारा, ओहो दिल काफी बीमार है, ओ माय गॉड, दिल हेल्दी है, क्या बात है। ये वाला दिल थोड़ा सा बीमार इसलिए है, बेचारे को वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा होगा, ये सेलिब्रेट कर पा रहा है इसलिए थोड़ा हेल्दी है। चलो कोई बात नहीं, जोक आज का अच्छा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम? सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्सरसाइज का? तो क्या है, क्या वो हार्ट रेट कम करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाता है, लंग कैपेसिटी बढ़ाता है, या फिर ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करना शुरू करता है? तो बेटा ये तो सारे बहुत लंबे टाइम के हैं। हार्ट रेट सबसे पहले कम होना शुरू हो जाता है। हार्ट रेट क्या मतलब क्या है बेसिकली, कि आपको जो हार्ट बीट्स है ना आपकी, वो जैसे 72 बीट्स पर मिनट है, वो हल्के हल्के 62 हो जाती है, मतलब कम इन सेंस थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, कि आपके ब्लड जो है ना, या आपके जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आराम से फ्लो हो रहा है बॉडी के अंदर, और हार्ट को जो बार बार पंप करने की, बहुत ज्यादा पंप करने की नीड नहीं है, वो थोड़ा रिलैक्स होकर पंप कर पा रहा है, तो इसका थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब और कार्डियक आउटपुट दोनों ये सेम है। मैं इन दोनों में पहले मीनिंग आपको बता देता हूँ कि फर्क क्या है दोनों के अंदर, ध्यान रखना इस बात को। तो सबसे पहले स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब है कि एक हार्ट बीट पर कितना ब्लड आपका इजेक्ट होता है हार्ट से, डेट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, ध्यान रख के चलेंगे। और कार्डियक आउटपुट का मतलब पूरे एक मिनट में कितना ब्लड हार्ट से इजेक्ट हो जाता है, उसको कहते हैं हम कार्डियक आउटपुट, ध्यान रख के चलना। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, और मैं कहूंगा काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन काफी ज्यादा बार आ जाता है। दोनों की डेफिनेशन बेटा लिख लेना अपने कॉपी के अंदर, ध्यान रख के चलेंगे। अगला ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन अगर आप पढ़ें तो उसमें साफ साफ लिखा गया कि ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। ये ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन है, साफ साफ याद कर लेना।
अच्छी डेफिनेशन है, बढ़िया डेफिनेशन है, याद करके चलेंगे। चलो अब हमारे सेक्शन ही कोई से 3 क्वेश्चन डैम करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। आपको आसन बताने हैं हाइपरटेंशन के, बता दो यार, कोई से बता दो, कोई से जो आपको अच्छे लगते हैं। मैंने आपको वैसे हमारे नोट्स में ना कॉमन कुछ आसन हैं जो कि सब में लिख सकते हैं, जैसे गोमुख आसन, भुजंगासन, वो किसी में भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, वो हर जगह चल जाते हैं। तो हर उसके ना कुछ बना रखे हैं पर्टिकुलर आसन है जो सबको करेक्ट करने में हेल्प करते हैं। उसमें से भुजंगासन है, गोमुख आसन, दोनों में है, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं फिलहाल कौन कौन से आसन है अपना। ये सारे आसन हमें दे रखे हैं अलग से, जिसमें ताड़ासन है, कटिचक्र आसन, उत्तान पदासन है, अर्ध हलासन है। इन सब के बेनिफिट्स वगैरह ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें तो भैया कोई कुछ कर ही नहीं सकता। मेरी एडवाइस मानो तो ये जो चैप्टर है ना हमारा योगा वाला, सबसे एंड में याद करना है, इसमें बहुत कुछ रटना पड़ेगा, समझना कम है, रटना ज्यादा है। और रट्टाफिकेशन मुझे पता है आप लोग नहीं कर पाओगे, हम आपको जानते हैं, आप हमारे ही बच्चे हैं, तो हमें पता है दिक्कत आती है। तो इस चैप्टर को थोड़ा एंड में कर लेना ज्यादा बेटर है। मतलब ये हिट एंड ट्रायल वाला चैप्टर रहता है योगा हमारा, कि अगर अटेम्प्ट हो पाया तो कर लेना, नहीं हो तो नहीं। अपना कॉमन आसन याद कर लेना, कॉमन आसन कर लोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, रिकलियन जॉन्स के सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट बता दो प्रोसीजर के साथ। बता आपको 6 टेस्ट है, सारे के सारे लिख देना बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो कहते 3 डिफाइन कर दो तो 3 लिख देना, टेस्ट बता देना कौन कौन से हैं, एक्सप्लेन चाहे 3 कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला हमारे पास है डिफाइन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या है। उसके बाद आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, तीनों स्ट्रेंथ बतानी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई हमारा। स्ट्रेंथ पता है, एबिलिटी ऑफ मसल टू ओवरकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की कैपेबिलिटी को हम कहते हैं स्ट्रेंथ। और ये तीनों है हमारे पास, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, तीनों बहुत अच्छे से याद कर लेना यार, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। देख लो आराम से एक बारी, मैं तो कहूंगा जरूर देख लो इसको, बहुत बढ़िया है वाला क्वेश्चन हमारा। आ सकता है अगर आपके पास ये डिफरेंस नहीं है तो यहां से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप डिफरेंस को नोट कर पाए जरूर याद से। और लास्ट क्वेश्चन हमारा फाइनली फ्रिक्शन के टाइप बताने हैं और उसके बाद एग्जांपल के साथ बताने हैं। फ्रिक्शन नेसेसिटी, फ्रिक्शन की इंपॉर्टेंस और फ्रिक्शन के टाइप्स बताने हैं। तो फ्रिक्शन हमारे पास 2 है, स्टैटिक, डायनामिक, दोनों बता दो आप इसके अंदर कौन कौन से है। स्टैटिक, डायनामिक के 2 टाइप है, स्लाइडिंग, रोलिंग अपना। और फ्रिक्शन की जरूरत क्या है ये आपको बताइए। फ्रिक्शन के स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा जरूरत है, कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिनमें फ्रिक्शन कम चाहिए, कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिनमें फ्रिक्शन की नीड बहुत ज्यादा पड़ती है। तो जो इंपॉर्टेंस आपको फ्रिक्शन की याद कर रखिए, आप चुपचाप लिख दीजिए इसको। और आई जस्ट होप कि सैंपल पेपर को करके आपको ना आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितना कितना मटेरियल लिखना है। और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए अगर आपको गेस्ट पेपर अच्छा लगा ना तो प्लीज बस इतना कर दो, कमेंट में जाके थैंक यू लिख दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। बस आपका इतना सपोर्ट ही बहुत है हमारे साथ। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी और मेरे को झेला है इतने एंड तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर मत करना भूलना अपने दोस्तों के साथ। बहुत जरूरी है आप सबका सपोर्ट हमारे लिए, क्योंकि हमारे चैनल में स्टार है आप। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। अच्छे से अच्छा पेपर बेटा अटेम्प्ट करके आना सब लोग। थैंक यू वेरी मच।